हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर वेदरिंग। ठीक है, इस वीडियो में ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट होगा। कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे एंड बाकी की जो वीडियोस आएंगी उनमें हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर कर रखी है। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके चेक कर सकते हो। और वहीं पर लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का नोट्स के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और बाकी के जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो भी मिल जाएगा। आपको करना क्या है, जाकर के सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, इसका जो भी डेफिनेशन है वो क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग हम करेंगे इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स से। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे वेदरिंग तक। ओके, तो सबसे पहले इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसने भी नहीं पढ़ा जा करके पढ़ लेना। ओके, इंटीरियर ऑफ अर्थ वाले में है शायद। तो इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो हमारा लैंडफॉर्म है, मान लो ये हमारा ऐसे लैंडफॉर्म है। ठीक है, ये हमारा ऊपर सरफेस है, तो नीचे से जब इंडोजेनेटिक फोर्स लगता है, तो इंडोजेनेटिक फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे, अगर यहाँ पे लग रहा है इंडोजेनेटिक फोर्स, तो ये जो है ये सरफेस, ये क्या हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। ऐसा होगा तो ये उठा हो गया और ये इधर नीचा हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे लग रहा है तो फिर से ये ऐसे उठ जाएगा। इस तरह का हमारा लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो वही हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडोजेनेटिक फोर्स है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो जाता है हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंच ढाल हो जाता है ऐसे। तो ये इंडोजेनेटिक फोर्स की बात हो गई कि इसकी वजह से क्या होता है। अब आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स पे। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करता है, ये तो अंदर से लगता नहीं, ये तो बाहर से लगता है। और इसकी कोशिश क्या रहती है एक्सोजेनेटिक फोर्स की, कि जो भी ये ऊंच और ऐसे नीचे ऊंच ढाल जो भी है हमारा, उसको क्या करे, उसको ऐसे प्लेन करे। ठीक है, उसको एक लेवल पे ले आए। ये काम होता है किसका, एक्सोजेनेटिक फोर्स का, या फिर बोल सकते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ओके, एक्सोजेनेटिक फोर्स या फिर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को ही हम कहते हैं डेन्यूडेशन या फिर ग्रेडेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि डेन्यूडेशन होता क्या है। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम मैंगहाउस के अकॉर्डिंग डेन्यूडेशन और एक्सोजेनेटिक फोर्स और प्रोसेस। तो मैंने बताया ना कि क्या होता है, इधर से बाहरी फोर्स लगता है और ये क्या करता है, ये जो भी हमारे ऊंच नीच जो भी हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसको प्लेन करने की, उसको एक लेवल पे लाने की कोशिश करता है। तो डेन्यूडेशन का भी वही काम हो गया, क्योंकि हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन कहते हैं। ओके, अब मैंगहाउस के अकॉर्डिंग क्या है, डेन्यूडेशन इज द प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है बाई विच द अर्थ सर्फेस अंडरगोज डिस्ट्रक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अर्थ का सरफेस है उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, वेस्टिंग होता है, लॉस होता है थ्रू विदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, विदरिंग प्रोसेस के थ्रू, मास मूवमेंट प्रोसेस के थ्रू, इरोजन के थ्रू और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, लॉस होता है। ओके, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर लें। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो चीज़ें हैं वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू यहाँ से हटेंगी धीरे धीरे और क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट होकर के इधर आएंगे। ठीक है, तो एक लेवल में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो इधर नहीं दिख रहा था। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर बारिश हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम बात करें, तो बारिश ऐसे हुई और ये यहाँ से ऐसे पिघला या फिर जो भी हुआ। ठीक है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के इधर आ गया। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे कमी होगा ना और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये धीरे धीरे लेवल में आने की कोशिश हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से लॉस भी हो रहा है, वेस्टिंग भी हो रही है। तो उसी को इन्होंने क्या कहा, मैंगहाउस ने डेन्यूडेशन कहा है। ठीक है, डेन्यूडेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि लॉस होता है, डिस्ट्रक्शंस होते हैं और वेस्टिंग होती है। किसके थ्रू, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। समझ में आ गया सबको? नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और आएगा तो भी बताना कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी बढ़ाऊँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है टू फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन डेन्यूडेशन। जो हमारे डेन्यूडेशन का प्रोसेस है उसमें दो फोर्सेस लगते हैं। पहला तो है स्टैटिक फोर्स और दूसरा है डायनामिक फोर्स। डायनामिक को हम मोबाइल फोर्स भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले देखें कि स्टैटिक फोर्स में क्या है। व्हेन द रॉक्स ब्रेक डाउन एट देयर ऑन प्लेस विदाउट द इफेक्ट ऑफ एनी डायनामिक फोर्स एंड कीप गेटिंग डिकम्पोज्ड बाय केमिकल एक्शन, देन इट इज कॉल्ड वेदरिंग। अब बात हो रही है यहाँ पे कि जो वेदरिंग है हमारा प्रोसेस, उसमें कौन सा फोर्स लगता है, उसमें हमारा लगता है स्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारी, जो भी ये रॉक्स है, तो इस रॉक्स में क्या होगा, इस रॉक्स में चेंजिंग तो हो रही है। ठीक है, ये डिकम्पोज्ड होगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कोई भी डायनामिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई भी मोबाइल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि
जो हमारा डायनामिक फोर्स है वो किस में लगता है, वो इरोजन में लगता है। और इरोजन प्रोसेस जो है उसकी वजह से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, अगर ये कोई रॉक है और इसमें स्टैटिक फोर्स की वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर स्टैटिक फोर्स की वजह से ये टूट रहा है तो ये बेसिकली ज़्यादातर वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको। तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं कि जिसमें हमारा कोई भी डायनामिक फोर्स नहीं लगता है, कोई भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन उस तरह का नहीं होता है किसी फोर्स की वजह से, ठीक है, डायनामिक फोर्स की वजह से, तब उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और बेसिकली इसमें केमिकल एक्शन ज़्यादा होते हैं, डिकम्पोज होता है केमिकल एक्शन की वजह से। आगे हमारे पास है डायनामिक फोर्स। इसमें कौन सा प्रोसेस चलता है, देखो, द फोर्सेस दैट कलेक्ट और एक्यूमुलेट मटेरियल अवेलेबल ऑन द सर्फेस बाय स्टैटिक फोर्सेस are called dynamic forces such as flowing water, wind, glaciers, sea waves, etc. These are also called erosive forces. देखो यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे पास कि वो फोर्सेस जो क्या करते हैं, हमारे स्टैटिक फोर्स की वजह से जो भी चीज़ें टूटी फूटी हैं, ठीक है, एक जगह पे वो टूट फूट के रह गई, तो उस स्टैटिक फोर्स की वजह से टूटे हुए फूटे हुए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाता है कोई फोर्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक फोर्स कहते हैं। ये क्या करता है, स्टैटिक फोर्स की वजह से जो भी टूटे हुए फूटे हुए चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करता है, एक्यूमुलेट करता है, ओके, और एक जगह से दूसरी जगह वो ले भेज जाता है। क्योंकि ये मोबाइल है, ये चलंत है, एक जगह से दूसरी जगह ये करते रहता है, ठीक है। अब ये ले जाता है किस चीज़ के थ्रू ले जाएगा, तो फ्लोइंग वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, सी वेव्स के थ्रू, एट्सेट्रा, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से डायनामिक फोर्सेस के थ्रू कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह तक ये मटेरियल्स को, मिनरल्स को ले जाता है। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इरोसिव फोर्सेस भी कहते हैं। अब हमारे पास है इन शॉर्ट डेन्यूडेशन क्या है, वेदरिंग प्लस इरोजन। वेदरिंग प्लस इरोजन को हम क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन कहते हैं। इसमें वेदरिंग का प्रोसेस भी शामिल है और इरोजन का प्रोसेस भी शामिल है, ठीक है। सबको पता है कि वेदरिंग में हमारा स्टैटिक फोर्स लगता है और इरोजन में डायनामिक फोर्स। समझ में आ गया सबको। अब आगे हमारे पास वेदरिंग इज द रिजल्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स। देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया, और इरोजन किसका रिजल्ट है, डायनामिक फोर्स का। अब हम आते हैं मुद्दे पे। अब मुद्दा क्या था हमारा, वेदरिंग। जानना ज़रूरी है। एक तो हमने देख लिया पहले ही ऊपर में स्टैटिक फोर्स वाले में ही कि वेदरिंग का जो है डिफिनेशन क्या होता है। अब आगे देखेंगे आर्थर होल्म्स के अकॉर्डिंग जो वेदरिंग है वो क्या है। वेदरिंग इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस सरफेस प्रोसेसेस। सरफेस पे जो प्रोसेस होती हैं ये क्या है, वही उनका ही इफेक्ट है, ठीक है। वेदरिंग क्या है, एक इफेक्ट है of the various surface processes that contribute to the destruction and dissolution of rocks but should not involve mass transport or loose materials। भाई देखो बात हो रही है, अर्डल होम्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वेदरिंग क्या है, जो हमारे सरफेस प्रोसेसेस होते हैं उन सब का ये इफेक्ट है। ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, इसका योगदान रहता है डिस्ट्रक्शन में और डिसॉल्यूशन ऑफ रॉक्स में। मतलब जो रॉक्स हमारे वो टूटते हैं और उनका डिसॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता लूज मटेरियल्स का। कहने का मतलब है कि ये रॉक अगर टूट रहा है यहाँ से वेदरिंग के प्रोसेस से तो ये टूटेगा, ठीक है, ये टूट तो जाएगा, इसका डिसॉल्यूशन भी होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, लेकिन मास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई पानी आएगा तभी ये यहाँ से जाएगा, नहीं तो ऐसे यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है सबको। जो भी टूटे हुए टुकड़े हैं उनका अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो डायनामिक फोर्सेस के थ्रू होगा, वो इरोजन के थ्रू होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और है हमारे स्पार्क। इन्होंने क्या कहा है, वेदरिंग कैन बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन देयर ऑन प्लेसेस बाय नेचुरल फैक्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इनका कहना है कि हम वेदरिंग किस चीज़ को कह सकते हैं, जब हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी भी नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू हमारा जो भी रॉक्स है उसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, उसे हम वेदरिंग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से डायनामिक फोर्स नहीं लग रहा है, एक नेचुरल फोर्स, एक ऐसे ही नेचुरल फैक्टर है। और किस चीज़ के थ्रू ये ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मैकेनिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन के थ्रू, ठीक है। ये कहना है किसका, स्पार्क का। आगे हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑन द सर्फेस टेक प्लेस इन टू फॉर्म्स। दो फॉर्म्स में वेदरिंग के प्रोसेसेस हमारे सरफेस पे टेक प्लेस करते हैं, मतलब होते हैं। डिसइंटीग्रेशन और दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन जो विघटन होता है, जो टूटना फूटना होता है, और डिकम्पोजिशन मतलब कंपोस्ट करना,
ओके आगे देखेंगे हम। व्हेन द रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जब स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं, एंड सैंड एट देयर प्लेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वेदर एंड एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़, किस चीज़ की वजह से? तो वेदर चेंज होने की वजह से और एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ के चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है रॉक्स पे, और वो इफेक्ट की वजह से टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में या सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो जो वेदर और एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी में है उसमें क्या है, ज़्यादा हीट हो गया, वाटर या फिर स्नोफॉल होने लगा, तो उससे क्या होंगे, ये टूटने लगेंगे, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन और डिग्रेडेशन, तब इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। अब टूटने को हम फ्रैगमेंटेशन और डिग्रेडेशन ही कहेंगे, डिकम्पोजिशन तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको कि क्या है डिसइंटीग्रेशन। ये प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से, मतलब प्रोसेसेस हैं वेदरिंग के हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे, दो फॉर्म्स के। इट इज़ कॉल्ड फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। अब फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के आगे बहुत काम है, तो याद कर लेना कि जो डिसइंटीग्रेशन है, जो टूटने फूटने वाला काम है ना, उसी को हम कहते हैं फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। बस यही याद रखना है कि डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, चीज़ें टूटती हैं, ओके, टूटती हैं किसकी वजह से, तो वेदर चेंज होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी हो गई, कम गर्मी हो गई, वाटर ज़्यादा होने लगा, स्नोफॉल होने लगा, इन सब की वजह से ये टूटते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन मिनरल कॉन्टेंट ऑफ रॉक्स। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि जो रॉक्स हैं हमारे ना, उनमें जो भी मिनरल्स हैं वो वही मिनरल्स रहेंगे, मिनरल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन में आ जाओ, डिकम्पोजिशन देखते हैं हम। व्हेन द मिनरल्स और chemical substances found in rocks keep on changing into powder or sawdust and other substances by dissolving rock or by chemical reaction, by reacting with water and small atmospheric gases, then such process is called decomposition of rocks. Decomposition of rocks किसे हम कहेंगे, जब हमारा जो मिनरल है, ठीक है, या फिर जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है जो रॉक में पाया जा रहा है, जो रॉक टूट रहा है ना, उसमें कोई केमिकल सब्सटेंसेस, कोई मिनरल तो पाया ही जाता होगा। तो जब वो केमिकल सब्सटेंस और जो मिनरल है वो चेंज होगा, वो या तो बदल जाएगा किसी भी चूरे में, किसी भी पाउडर में बदल जाएगा, या फिर उसमें जो केमिकल्स हैं जो पाया जा रहा है वो चेंज होकर के दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक होगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके साथ हो सकता है, किसके रिएक्शन की वजह से, या तो ये पाउडर में चेंज हो रहा है या दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है, तो रिएक्शन विथ वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, ठीक है। आगे हमारे पास है ड्यू टू दिस फॉर्म कलर एंड मिनरल रेशियो ऑफ रॉक चेंज। वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा डिसइंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रहा था, कोई भी मिनरल कंटेंट चेंज नहीं हो रहा था रॉक का। लेकिन इसमें क्या होता है, केमिकल वाले में, डिकम्पोजिशन वाले में फॉर्म भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, मिनरल रेशियो भी चेंज हो जाता है रॉक का, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। भाई हमने भी देखा है, जो हम करते थे, जो हमारा साइंस लैब होता था, ठीक है, उसमें अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते थे तो वो चेंज होता था ना, कलर चेंज होता था, एक चीज़ में दूसरी चीज़ को मिक्स करते थे तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, कभी कभी उसका कलर चेंज हो जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहती थी, तो वही है, और इसमें होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फैक्टर्स। उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि नेचर ऑफ वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ वेदरिंग ऑन द सर्फेस इज नॉट सेम एवरीवेयर। जो नेचर ऑफ वेदरिंग है, वेदरिंग का प्रोसेस जो होता है, उसका नेचर हर जगह सेम तो नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इट इज़ द रिजल्ट मेनली बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स एंड एक्शंस। तो अब उन रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एक्शन, सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक एक्शन। इस पे भी हमारा नेचर ऑफ वेदरिंग डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह का वेदरिंग होगा एटमॉस्फेरिक एक्शन की वजह से। तो एटमॉस्फेरिक एक्शन में आता है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, डेली और सीजनल डिफरेंसेस, जो रोज़ का दिन है, जो सीज़न है, उसमें जो डिफरेंसेस है वो आता है, फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर एंड कंडेंसेशंस इन एयर, स्नो, रैन एट्सेट्रा। ये सब हमारा किस चीज़ का पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। टुगेदर फॉर्म द बेसिस फॉर फिजिकल वेदरिंग। ये सब क्या करते हैं, ये सब मिल करके एक फिजिकल वेदरिंग का बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिन पे हमारा नेचर ऑफ वेदरिंग काम करता है। अब देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये टेम्परेचर और ये सीजनल डिफरेंसेस क्या क्या मतलब है, इन सब का क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे हम ट्रॉपिकल ड्राई रीजन्स की। ये रीजन है, एक एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई रीजन है वहाँ पे क्या होता है, here the rocks get hot like fire due to high temperature during the day and cool down in the last part of the night. Due to this, the mineral of rock expand in heat and shrink when they cool. होता क्या है, देखो
ट्रॉपिकल ड्राई रीजन्स में जो रॉक्स होते हैं वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, एकदम आग की तरह, ठीक है। और रात के जो आखिरी पहर होता है, ठीक है, आखिरी पहर में ये एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो अब ये हर रोज़ अगर गर्म और ठंडे होते रहेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, जो रॉक्स हैं वो जब गर्मी होगा, मतलब दिन में जब गर्म होगा तो रॉक्स एक्सपेंड करेंगे, जो रात में ठंडा होगा तो ये श्रिंक करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू चलता है तो भाई क्या होगा, चेंजिंग आएगी, ठीक है। रॉक्स क्या होंगे, रॉक्स टूटने शुरू हो जाएंगे। तो ये वेदरिंग का काम कर रहा है ना, टूटने शुरू हो गए रॉक्स हमारे। ओके, तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक एक्शन, किस तरह से जो डिफरेंसेस है वो काम करते हैं एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर। दूसरा हमारे पास टेम्परेट ड्राई रीजन्स। टेम्परेट ड्राई रीजन्स में क्या होता है, ड्यू टू स्लाइट मॉइस्चर एंड इफेक्ट ऑफ विंटर वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड काउजेस फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। टेम्परेट ड्राई रीजन्स में क्या होता है, स्लाइट मॉइस्चर की वजह से और जो विंटर है उसके इफेक्ट की वजह से जो वाटर है हमारा, जो पानी है हमारा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल विदरिंग होता है रॉक्स का, ठीक है। टेम्परेट ड्राई रीजन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल ड्राई रीजन्स था वहाँ पे टेम्परेट ड्राई रीजन्स, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, और दोनों में डिफरेंसेस की वजह से क्या हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में ही क्या हो रहा है, रॉक्स हमारे टूटेंगे, उनमें जो है वो डिसइंटीग्रेशन आएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे पता चल रहा है ना कि नेचर ऑफ वेदरिंग डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक एक्शन पे, कि किस तरह का हमारा सीजनल डिफरेंसेस है, किस तरह के टेम्परेचर है, कितनी पानी हो रही है, मतलब कितना बारिश हो रहा है, कितना ठंडा है, ये सब पे डिपेंड करता है। आगे वार्म, मॉइस्ट और स्पेशल ह्यूमिड रीजन्स। जो ह्यूमिड रीजन्स होते हैं जहाँ पे वार्म होता है, ठीक है, वहाँ पे की बात हो रही है कि वहाँ पे किस तरह से डिसइंटीग्रेशन होता है, और फिर किस तरह से जो है हमारा वेदरिंग काम करता है, ठीक है। तो इधर तो फिजिकल की बात हो रही थी, जो फिजिकल वेदरिंग है उसकी। ये जो लास्ट वाला है ना हमारा ह्यूमिड रीजन्स वाला, वो केमिकल की बात करेगा। मेनी गैसेस मिक्स इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जब होगा तो बहुत सारे गैसेस वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड डिजोल्व मेनी टाइप्स ऑफ बेसिस एंड साल्स, और बहुत सारे टाइप्स के बेसिस और साल्स को डिजोल्व करेंगे। अब इससे क्या होगा, दिस लीड टू डिकम्पोजिशन एंड केमिकल चेंजेस इन द मिनरल ऑफ रॉक्स। इससे क्या होगा कि जो हमारे रॉक्स के मिनरल्स हैं वो डिकम्पोज होंगे, उनमें केमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको कि किस तरह से हमारे एटमॉस्फेरिक एक्शन पे बेस्ड है नेचर ऑफ वेदरिंग। नहीं आया होगा तो एक बार पढ़ लेना, और अगर वो भी ना किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है ये, बहुत ज़्यादा क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या है ये। आगे हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उस पर भी डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वेदरिंग। ओके, any type of weathering it is affected by the characteristic like structure of rocks, minerals, composition and nature of its joints। अब देखो किसी भी तरह का weathering हो, ठीक है, सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और जो स्ट्रक्चर होते हैं रॉक्स के, उनसे ये अफेक्टेड होता ही होता है, ठीक है। मिनरल कंपोजिशन, नेचर ऑफ इट्स जॉइंट्स, उसके मिनरल कंपोजिशंस क्या है रॉक्स के, ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इन सब की वजह से जो टाइप ऑफ वेदरिंग है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अब हम हार्ड रॉक्स की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रॉक्स अगर हार्ड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन अ वेरी लिमिटेड लेवल। एक लिमिटेड लेवल में केमिकल रिएक्शन होता है हार्ड रॉक्स में, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा ना, इसकी वजह से। फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ सच रॉक्स विल ऑल्सो हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ रिफ्ट और क्रैक्स। अब यहाँ पे जो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग है वो भी तभी हो पाएगा जब कोई हमें क्रैक्स, जब कोई दरारें मिलेंगी तभी हो पाएगा, ठीक है। अगर पूरा एकदम ऐसे एकदम पूरा जॉइंट है अच्छे से, तो वहाँ पे ना बहुत कम हमें मतलब मिलता है कि वो कोई भी रिएक्शन वहाँ पे होगा, या फिर केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल हो, कोई भी रिएक्शन होना मतलब एक लिमिट में हो पाएगा, ठीक है। और उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, अगर फिजिकल रिएक्शन मैकेनिकल वेदरिंग कराना है तो वहाँ पे क्रैक्स वगैरह चाहिए, दरारें वगैरह चाहिए, तभी वहाँ पे हो पाएंगे, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, हार्ड रॉक्स पे। अब अगर वही हमारे पास सॉफ्ट और पोरस रॉक्स ला करके रख दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल वेदरिंग दोनों ही क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रॉक सॉफ्ट है,
तो रॉक पे डिपेंड कर रहा है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे कि रॉक किस तरह का है। इवन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन सच रॉक्स विल क्विकली चेंज देयर फॉर्म एंड डिजॉल्व। और तो और जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है ना उसके इफेक्ट की वजह से जो सॉफ्ट रॉक्स और पोरस रॉक्स होते हैं वो एकदम फटाक से चुटकियों में चेंज हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और उनके फॉर्म्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हमारे पास है फॉर्म की अगर बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे लास्ट वाले में कि अगर जो लेयर ऑफ रॉक्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है, अगर वर्टिकल है तब क्या होगा, द एक्शन ऑफ टेम्परेचर हैव अ स्पेशल इफेक्ट ऑन देम एज कम्पेयर टू द रॉक्स विद हॉरिजॉन्टल लेयर्स। तो इस पर क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा, एक विशेष इफेक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेयर के कंपेयर में इस पर वर्टिकल वाले जो वर्टिकल लेयर्स हैं उस पर ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो पता चल गया यहाँ पे कि स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड कर रहा है वेदरिंग का प्रोसेस या फिर वेदरिंग का नेचर बोल सकते हैं। अब जो थर्ड है हमारा, ठीक है, वो क्या है फैक्टर, स्लोप ऑफ द लैंड। जो लैंड है वो मतलब कितना ढाल है इस पर भी डिपेंड करता है। तो स्लोप हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन वेदरिंग, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक स्पेशली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग ऑफन अकर्स विद डिफिकल्टी ऑन मोर स्लोपिंग रॉकी टेरेन। ठीक है, जहाँ पे मोर स्लोपिंग और रॉकी टेरेन होता है वहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग है वो डिफिकल्टी से होता है, क्योंकि ना अगर एक जगह पे ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एकदम आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर वही स्लोप है तो ये फिसल के एकदम फटाक से ऐसे आ जाएगा, तो रिएक्शन ज़्यादा हो नहीं पाएगा, वो बात हो रही है। ठीक है, स्लोप की वजह से rocks disintegrated by physical weathering will quickly slip down the slope and collect in the mountain region। और तो और जो हमारे फिजिकल वेदरिंग होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, अगर फिजिकल वेदरिंग की वजह से ये टूटे तो फटाक से आकर के इधर जो माउंटेन रीजन्स हैं वहाँ पे ये एकदम से क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे कि एक और चीज़ है हमारे पास, जो मास पढ़ रहे थे ना, मास वेस्टिंग क्या होता है वो जान लो, इसी में हमें पढ़ना है। ठीक है, when the material collected or loosened by weathering only under the influence of a steep slope falls down without the help of moving force, it is called mass wasting। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने देखा अभी कि जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं, जो स्लोप होता है वहाँ से फटाक से टूट करके ऐसे आ जाती हैं नीचे और माउंटेन रीजन में इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं। तो मास वेस्टिंग हम किसे कहते हैं, जब कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी लूसेंट ऐसे टूटा हुआ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से खिसक करके एकदम फटाक से ऐसे आ जा रहे हैं और इधर इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, किसी भी मूविंग फोर्स का यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरे मूविंग फोर्स का नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नेचुरली हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मास वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, तो स्टीप स्लोप आ रहा है, स्लोप बस इससे ऐसे टकरते हुए ये आ जाएगा। ठीक है, लुढ़कते हुए, समझ में आ गया सबको। हमारे पास आ गया दैट इज़ ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्टिप स्लोप एंड ग्रेविटी द लोकेशन ऑफ मैटर चेंजेस। अब इसमें हो क्या रहा है, मास वेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो लोकेशन है मैटर का वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो सिर्फ इफेक्ट ऑफ स्टिप स्लोप और ग्रेविटी की वजह से, और जो ढाल है, जितना ढाल है उसकी वजह से चेंज हो रहा है। इसमें कोई भी मूविंग फोर्स इंक्लूडेड नहीं है। ओके, अब 4 क्या है, बायो वर्ल्ड। चौथा नेचर क्या है हमारा, फैक्टर क्या है नेचर ऑफ वेदरिंग का, बायो वर्ल्ड। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो अफेक्ट वेदरिंग, प्लांट्स और एनिमल्स भी वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। ऑल्दो वेजिटेशन प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स रूट्स और लोकेट इन हार्डी रॉकी टेरेन। अब देखो, जो वेजिटेशन होता है वो रॉक, जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करता है। सबको पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इरोजन क्या होगा, हमारा सॉइल इरोजन वो कम होगा। ठीक है, लेकिन वेदरिंग का प्रोसेस ज़रूरी है कहाँ पे, जो रॉकी एरियाज़ होते हैं, जो रॉकी टेरेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे वेदरिंग नहीं होगा तो जो रॉक्स है वो टूटेंगे नहीं, और रॉक्स टूटेंगे नहीं तो प्लांट्स वहाँ पे लगाना बहुत मुश्किल है। वो रॉक्स टूटेंगे, छोटे छोटे कणों में बटेंगे, तभी तो हम वहाँ पे कोई रॉक्स लगा सकते हैं, कोई प्लांट्स लगा सकते हैं, नहीं तो फिर वो अगर बड़े बड़े पत्थर के रूप में ही रहें तो वहाँ पे प्लांट्स लगाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो वेदरिंग कहाँ ज़रूरी है, जो रॉकी टेरेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ साफ लिखा हुआ है कि जो वेजिटेशन है हमारे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है। फॉरेस्ट एरिया में वेदरिंग क्या होती है, लेस होती है, एंड सॉइल कंजर्वेशन इज मोर, और सॉइल कंजर्वेशन मोर होता है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वेदरिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, और जो सॉइल होते हैं वो जड़ों को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल कंजर्वेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा हो रहा है, वेदरिंग बहुत कम हो रही है। ठीक है, वेदरिंग रिमेन्स लिमिटेड इन विजिटेड रीजन्स, सेम वही चीज़ है कि क्या होता है, वेदरिंग लिमिटेड होता है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ज़्यादातर लगाए जाते हैं। और एक लास्ट थिंग हमारे पास कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। बहुत सारे टाइप्स के जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो भी क्या करते हैं,
रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वेदरिंग का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट में हमारा कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं आया होगा तो भी प्लीज़ बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।